हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास से गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। गवर्नर जनरल है लॉर्ड कैनिंग। चलिए इनसे जुड़े हुए जो तथ्य दिए गए उन तथ्यों को देखते हैं। आरंभ करते हैं। यह है कि लॉर्ड कैनिंग, इसका शासनकाल 1856 से लेकर 1862 ईस्वी तक रहा। यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि लॉर्ड कैनिंग जो था कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। एक तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, ब्रिटिश सम्राट के अधीन यानी उनके अंडर में ये नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। तो भारत का प्रथम वायसराय की बात होगी तो लॉर्ड कैनिंग, अंतिम गवर्नर जनरल की बात होगी तो लॉर्ड कैनिंग। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी सन 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह। 1857 ईस्वी का जो एनफील्ड राइफल जो तत्कालिक कारण था 1857 के विद्रोह का, तो ये विद्रोह जो होता है तो इस समय जो थे भारत के गवर्नर जनरल वो लॉर्ड कैनिंग ही था। इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। यानी कह रहा है कि 1857 का विद्रोह एक ऐसा विद्रोह था जिसने कंपनी के नींव को इंडिया में हिला दिया। कंपनी को तो एक समय ऐसा लग रहा था कि भारत से अब उनकी शासन की समाप्ति हो जाएगी, लेकिन उसने क्या किया, भारत के जो रियासत के राजा थे उनको अपने अंडर कर लिया, अपने विश्वास में ले लिया और वो राजा ने उनका सपोर्ट किया, जिसके कारण वो 1857 के विद्रोह को भारत में दबाने में कंपनी सफल हो गए। लेकिन जब कंपनी के अंदर जब 1857 का विद्रोह सफल हो जाता है, वो जीत लेता है, तो उसके बाद ब्रिटिश सरकार को ये लगने लगा कि अब कंपनी के हाथ में ज़्यादा दिन तक भारत का प्रशासन यदि छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि भविष्य में आने वाले समय में भारत ब्रिटिश सरकार के हाथ से निकल जाएगा। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, 1858 का एक्ट ला करके कंपनी के जो शासन था भारत में उनको समाप्त कर दिया और वहां पर डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार के शासन यानी सम्राट का शासन स्थापित हो गया। और इसी के अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग जो पहले गवर्नर जनरल थे अब उनको वायसराय बना दिया गया। कैनिंग के समय 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया, जिसके अनुसार पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया। कह रहा है कैनिंग जब गवर्नर जनरल थे तो गवर्नर जनरल तो अब नहीं रहे, अब तो वायसराय बन गए। 1861 की बात है। तो उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया और उसी के अनुसार पुरानी जो सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालत जो था उसको क्या किया, समाप्त कर दिया और उसके जगह पर तथा कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है। कैनिंग के ही समय में तीनों प्रेसिडेंसी कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में एक उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है। 1866 में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिससे 1875 ईस्वी में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। 1866 में आगरा में हाई कोर्ट की स्थापना की गई और बाद में 1875 ईस्वी में इसको ट्रांसफर करके इलाहाबाद कर दिया गया, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद में ही है। कैनिंग के समय में 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ। पहले विधवा को विवाह करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन कैनिंग ने क्या किया, 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को स्वतंत्र रूप से लागू कर दिया। अब यदि किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो अब महिला दोबारा शादी कर सकता है। आगे है कि भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुई। क्योंकि सती प्रथा पहले था, सती प्रथा के चलते महिलाओं के जब पति मरते थे तो उनको उनकी चिता में जिंदा जला दिया जाता था। लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी इस दिशा में कदम उठाया और उन्हीं के निर्देशन में 1856 ईस्वी में पहला विधवा विवाह हुआ था। 1856 में पैतृक संपत्ति से संबंधित जो कानून बनाया गया उसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर किसी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी 1856 से पहले यह था कि पैतृक संपत्ति का मतलब होता है पिता की संपत्ति, और पिता की संपत्ति यानी पूर्वजों की संपत्ति। पूर्वजों की संपत्ति के लिए यह प्रावधान था कि यदि कोई व्यक्ति हिंदू है और मुसलमान बनता है तो उनको पिता की संपत्ति से वंचित कर दिया जाएगा। लेकिन 1856 में यह नियम बनाया गया कि यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता भी है तो उनको पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, नहीं रोक लगाया जाएगा।
1857 ईस्वी में कैनिंग के समय में ही महालेखा परीक्षक पद सृजित किया गया। महालेखा परीक्षक यानी वर्तमान में हमारे संविधान में एक प्रशासनिक पद है कैग, CAG, कैग। तो ये क्या करता है, सरकार की जो खर्च होता है, आमदनी और खर्च जो होता है, उनका लेखा जोखा ये रखता है। किसी क्या कह सकते हैं कि किसी भी प्लानिंग पर सरकार के द्वारा कितना खर्च किया जाता है उसकी जांच पड़ताल ये महालेखा परीक्षक करता है। तो इस पद को बनाया गया 1857 में कैनिंग के ही समय में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सृजन किया गया जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाया। और वर्तमान में इसका नाम, पहले तो नाम इसका था महालेखा परीक्षक और अभी जो इसका नाम है, इसका नाम है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आगे बढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। 1858 का जो अधिनियम है, इसी के तहत क्या किया गया कि मुगल सम्राट जो था उसके पद को समाप्त कर दिया गया। अब मुगल शासक यहां से खत्म हो जाता है। मेकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 ईस्वी में कानून बना दिया गया और 1859 ईस्वी में अपराध विधान संहिता लागू की गई। मेकाले की जो दंड संहिता थी जिसमें शिक्षा का भी प्रावधान था, उनको कानून बना दिया गया और अपराध विधान संहिता लागू की गई। व्यापगत सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स यानी राज विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया। दोस्तों आपको याद होगा कि व्यापगत का जो सिद्धांत था ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था और इसके माध्यम से लॉर्ड डलहौजी क्या किए थे, अपने शासनकाल में जो ब्रिटिश साम्राज्य का जो प्रांत था उसके अगल बगल के जो क्षेत्र थे उनको किसी न किसी बहाने से व्यापगत सिद्धांत के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेते थे। इसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा गया। ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था जिसको राज विलय की नीति कहा जाता है, लेकिन कैनिंग के समय इसको समाप्त कर दिया जाता है। 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली को लागू किया गया। अब चलिए अगला वायसराय के बारे में पढ़ते हैं, लॉर्ड एलिंगन। लॉर्ड एलिंगन, इसका शासनकाल है 1862 से लेकर 1863 ईस्वी। इसने बहावी आंदोलन का दमन किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहावी आंदोलन का जो केंद्र था वो बिहार में पटना था और ये बहुत बड़ा आंदोलन था, मुस्लिमों का आंदोलन था एक तरह से, इनका इसने दमन किया यानी समाप्त कर दिया। 1863 ईस्वी में धर्मशाला यानी हिमाचल प्रदेश में इसकी मृत्यु हो गई। इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड एलिंगन की मृत्यु कहाँ हो जाती है, तो हिमाचल प्रदेश में। कब, तो 1863 में। तो हिमाचल प्रदेश में कहाँ, तो धर्मशाला में, याद रखेंगे। अगला वायसराय है लॉर्ड लॉरेंस। इसका शासनकाल 1864 से लेकर 1869 ईस्वी रहा। 1864 से लेकर 1869 ईस्वी रहा। 1865 ईस्वी में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण करता है। 1865 में लॉर्ड लॉरेंस के शासनकाल में भूटान क्या करता है, ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण करता है। अफगानिस्तान के संबंध में इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न बनता है कि शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है किसको, तो लॉर्ड लॉरेंस के नाम, लॉर्ड लॉरेंस को, क्योंकि अफगानिस्तान का जो ब्रिटिश साम्राज्य का जो संबंध था वो अच्छा नहीं था, लेकिन अफगानिस्तान के क्षेत्रों में लॉर्ड लॉरेंस कोई हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं किया, निष्क्रियता की भूमिका निभाई यानी न्यूट्रल रहा एक तरह से। आगे बढ़ते हैं। इसी के समय में उड़ीसा में सन 1866 ईस्वी में तथा बुंदेलखंड एवं राजपुताना में 1868 से 69 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा था। लॉर्ड लॉरेंस के ही समय में उड़ीसा में और बुंदेलखंड जो उत्तर प्रदेश का पार्ट है वहाँ पर, राजपुताना जो राजस्थान का पार्ट था, यहाँ पर अकाल पड़ा था, भीषण अकाल पड़ा था जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसने हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन करता है लॉर्ड लॉरेंस, और इसने आदेश दिया हेनरी कैंपबेल को उसके अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन करता है जांच पड़ताल करने के लिए। सन 1865 ईस्वी में इसके द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की गई थी। लॉर्ड लॉरेंस के ही समय में प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की गई थी 1865 में। याद रखने योग्य तथ्य है। अब चलिए अगला वायसराय को पढ़ते हैं, वो है लॉर्ड मेयो। इसका शासनकाल 1869 से लेकर 1872 ईस्वी। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में ही हुआ था, पोरबंदर में जो गुजरात में है। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1872 ईस्वी में मेयो कॉलेज की स्थापना की। लॉर्ड मेयो अजमेर जो राजस्थान में है 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना करता है और इसने सन 1872 ईस्वी में एक कृषि विभाग की भी स्थापना करता है लॉर्ड मेयो। एक अफगान सैर अली अफरीदी ने 8 फरवरी 1872 ईस्वी में चाकू मारकर इसकी हत्या कर देता है। एक अफगान था जिसका नाम था सैर अली अफरीदी, उसने ही लॉर्ड मेयो को चाकू मार करके उनकी हत्या कर देती है। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था, लेकिन यदि संपूर्ण जनगणना की बात होगी तो वो 1881 होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड नॉर्थब्रुक, इसका शासनकाल 1872 से लेकर 1876 ईस्वी रहा। इसके समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में भी बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। इसने बड़ौदा के मल्हारराव गायकवाड़ा को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेज दिया था। यानी ये राज परिवार से संबंधित थे गायकवाड़ा, और इनको भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके उनको पद से हटा करके मद्रास भेज दिया गया था लॉर्ड नॉर्थब्रुक के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने यह घोषणा की, मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई को बंद करना है। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने यह घोषणा किया कि करों को हटाना, जो टैक्स ज़्यादा था भारतीयों से वसूल किया जाता था, उनको हटाना और वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना था, और विधि के अनुसार जो कार्रवाई होता था उनको बंद करना था, इस घोषणा किया था। आगे बढ़ते हैं। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन इसी के समय में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट समझ के याद कर लेंगे कि कूका आंदोलन किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। इसी के समय में स्वेज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई थी, क्योंकि स्वेज नहर जो है लाल सागर, भूमध्य सागर और अरब सागर को जोड़ता है, और जिसके कारण ब्रिटेन और भारत के बीच जो दूरी है वो कम हो गया और व्यापार में वृद्धि हुई थी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।